नाम है बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड, और मैं पॉलिटिकल पार्टियों पर जम के पैसा उड़ाता हूँ। 1349 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इतना ज्यादा पैसा एक अकेली लॉटरी कंपनी ने तमाम राजनीतिक पार्टियों पर चोरी छिपे लुटाए। ये शायद इसलिए तो नहीं कि कुछ महीने पहले ईडी ने इनकी 250 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली थी और उन्हें पैसे देकर कुछ हाथ चिकने करने थे ताकि इस चिप को कानूनी बंदर से पीछा छुड़ाया जा सके। हमारे दूसरे मामले में जब इनकम टैक्स अधिकारियों ने 2019 में एक हैदराबाद कंपनी के दफ्तर पर छापा मारा उनके 2 नंबरी अकाउंट ट्रांसफर की जांच के लिए, तो लॉटरी कंपनी वाली तरकीब इस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने भी लगाई। सैकड़ों करोड़ों के इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन सभी पार्टियों को बांटकर। जून 2020 के एक और कांड में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक जबरदस्त यू टर्न मारा। सत्ताधारी बीजेपी को उन गुप्त इलेक्टोरल बॉन्ड से 25 करोड़ के चंदे मिलने के लगभग 3 हफ्ते बाद रिजर्व बैंक ने प्राइवेट बैंक के सीईओज को 15 साल के बाद भी कुर्सी पर चिपके रहने की इजाजत दे दी, जबकि पहले उनका 15 साल पर ही रोक लगाने का इरादा था। क्यों? क्योंकि इस नियम से खास प्राइवेट बैंक के सीईओ का फायदा हो रहा था, जो 17 साल से पद पर जमकर बैठा था और अपने कार्यकाल को 3 साल और बढ़ाने की होड़ में था। पहले 2 मामलों में 2 अनजान, अनसुनी और संदिग्ध कंपनियां हैं जो पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदा देने वाली सबसे बड़ी डोनर निकली। और इन दोनों कंपनियों को चलाते हैं 2 शातिर शख्स, लॉटरी के राजा सैंटियागो मार्टिन और इंफ्रास्ट्रक्चर टाइकून पीपी रेड्डी, जिन दोनों ने जीरो से अपना साम्राज्य खड़ा किया। और तीसरा शाना है उदय कोटक, एक हाई फाई अरबपति बैंकर जिसकी नेटवर्थ 1200 करोड़ है, जिसने अपने फायदे के लिए आरबीआई की नीतियों को खूब आड़ा टेढ़ा घुमाया। जब से इन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का जन्म हुआ है पिछले 5 सालों में, तब से सैकड़ों कंपनियों ने एरी गैरी सी पर कई नामी गिरामी ने भी लगभग 1200 करोड़ रुपए पार्टियों को गुप्त तरीके से चंदे में दिए हैं, जिसमें जाहिर तौर पर बीजेपी सबसे बड़ी हिस्सेदार है। पर कई छोटी पार्टियां जैसे टीएमसी और डीएमके को भी अच्छा खासा चंदा मिला अपने राज्य में ताकतवर होने के चलते। और इससे पहले कि हम इन 3 सबसे विवादित कहानियों और इलेक्टोरल बॉन्ड को और गौर से देखें, चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए टन घंटी जरूर दबाएं। चेन्नई से कोसों दूर भारत के उत्तर पश्चिमी कोने में मणिपुर के मोरह शहर में 3500 तमिलों का एक छोटा समुदाय रहता है, जो कि बच निकल आए थे बर्मा में जनरल ने विन की कमान में हो रहे जुल्मों से और फिर 1964 में वहीं बस गए। उनमें से एक नौजवान सैंटियागो मार्टिन, जो पड़ोस के म्यांमार में मजदूरी कर रहा था, ने 1980 में अपनी खटारा जिंदगी से उबरकर वापस अपने शहर कोयम्बतूर आया और एक चाय की टपरी पर काम करने लगा, जहां उसने लॉटरी टिकटों के लिए लोगों का पागलपन देखा और लॉटरी की दुकानों को भारी मुनाफा बनाते भी, क्योंकि दुकानें भी इनामों के कुछ हिस्सों की हकदार होती हैं। तो हमारे मार्टिन ने भी मन बना लिया, ये जल्दी पैसा कमाने का 1 नंबर तरीका है, बस बहुत हुई मगजमारी। उसने अपनी पहली दुकान 2 अंक वाले लॉटरी टिकट की खोली और जो टिकट ना बिके उनके इनाम भी अपनी जेबों में डाल सिस्टम को चकमा दिया, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसने कई सारी लॉटरी की दुकानें खोल ली। फिर ये लालची बंदे ने सीधा लॉटरी टिकट ही छापना शुरू कर दिया, अपनी खुद की कंपनी बनाकर। शुरुआत में कई लॉटरी खिलाड़ियों ने उसे टक्कर दी, पर मार्टिन ने जल्द ही सबको पछाड़कर तमिलनाडु की लॉटरी मार्केट में अपना दबदबा बनाया। उसने टीवी पर लॉटरी ड्रॉ का सीधा प्रसारण भी शुरू किया, जो कि लॉटरी के इतिहास में पहली बार हुआ था। अभी तक डीएमके सरकार के मुखिया एम करुणानिधि ही थे जिन्होंने मार्टिन को आगे बढ़ने में मदद की। मार्टिन में पैसे कमाने की भूख बढ़ती जा रही थी, तो उसने एक तरकीब निकाली। तमिलनाडु की गरीब जनता को सस्ते 5 और 10 रुपए के टिकट बेचना शुरू कर दिया। गरीबों ने लॉटरी थोक में खरीद तो ली, लेकिन कर्जों में डूबते चले गए और कुछ ने तो आत्महत्या कर ली, पर पैसा कोई नहीं जीत पाया, क्योंकि ये थी धोखाधड़ी। जयललिता, जो अभी अभी सत्ता में वापस आई थी, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई और 2003 में लॉटरी व्यापार बैन कर दिया। हालांकि अफवाहें ये फैली हैं कि मार्टिन और करुणानिधि की दोस्ती से जलकर ही जयललिता ने ये कदम उठाया था। तो अब मार्टिन को जबरन अपनी कंपनी की शाखाएं दूसरे राज्यों में फैलानी पड़ी और इस किस्मत वाले बंदे का और भी मुनाफा होते गया, इतना कि 2002-03 में वो भारत का टॉप व्यक्तिगत टैक्स पेयर बना। उसकी पहली बड़ी सफलता पड़ोस के केरला में थी, जहाँ उसने भूटान और नेपाल से लाए हुए लॉटरी टिकट बेचे और वहाँ की लोकल लॉटरी दुकानों को इस बिजनेस में कुचल दिया। और यही मार्टिन ने अपना सबसे पहला चंदा दिया, 2 करोड़ रुपए सीपीएम के अखबार देशाभिमानी को। हालांकि जनता के विरोध के दबाव में मुख्यमंत्री विजयन को पूरा पैसा मार्टिन को लौटाना पड़ा, पर फिर यहाँ भी मार्टिन का खुराफाती दिमाग चला और उसने सिक्किम सरकार से 4752 करोड़ के लॉटरी टिकट खरीदे, लेकिन सिर्फ 142 करोड़ ही सिक्किम सरकार को वापस किए और घटक लिए बचे 4500 करोड़, जिस वजह से वो ईडी और इनकम टैक्स की रेडार पर आ गए। मगर वो बौखलाए नहीं और उसने मुख्यमंत्री के साथ अपने संबंध इतने मजबूत कर लिए कि जब उनके पास मिलने का अपॉइंटमेंट भी नहीं होता, अरे उन्हें आने दो, तुम्हें पता है वो कौन है, तब भी सभी मुख्यमंत्री उनसे तुरंत मिलते।
अपने राज्य तमिलनाडु में उसने 20 करोड़ रुपए अपने दोस्त करुणानिधि की फ्लॉप पिक्चर पर लुटा दिए, इस उम्मीद में कि फिर से बने मुख्यमंत्री जी लॉटरी पर से पाबंदी हटा देंगे। ऐसा तो हुआ नहीं, लेकिन करुणानिधि ने मार्टिन के गैर कानूनी लॉटरी व्यापार को नजरअंदाज जरूर किया। लेकिन ये सब कुछ और करुणानिधि से दोस्ती उसे फिर महंगी पड़ी जब 2011 में AIADMK की सरकार सत्ता में वापस आई और जल कुकड़ी जयललिता ने उस पर जमीन हड़पने, अवैध लॉटरी और धोखाधड़ी के 14 मामले ठोक डाले और उसको 2011-12 के बीच 8 महीनों तक कई सारी अलग अलग जेलों के चक्कर लगवाए। इस दौरान मार्टिन की पत्नी लीमा रोज पिक्चर में आई और उन्होंने ना ही सिर्फ फ्यूचर गेमिंग की कमान संभाली बल्कि राजनीति में कदम भी रखा और 2014 चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के साथ मंच भी साझा किया। मार्टिन ने जेल से छूटने के बाद रियल एस्टेट, शिक्षा और एंटरटेनमेंट में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन इनमें से कुछ खास फायदा नहीं हुआ और 2015 के बाद से IT, ED और CBI उस पर बरस पड़ी। कई सारे राज्यों में उसके दफ्तरों पर छापे मारे गए उसके लॉटरी के धंधे से टैक्स चोरी के इल्जाम पर। लेकिन हमारे शातिर मार्टिन ने अब एक नया अड्डा खोज लिया, पश्चिम बंगाल, जहां वो पॉपुलर डियर लॉटरी बेचने वाला एक लौता व्यापारी बना। वहां उसने ममता की TMC को पटाने के लिए अपनी ही लॉटरी में धांधली करवाई ताकि TMC के नेता कुछ इनाम जीत पाए और अपने पैर जमाने के लिए मार्टिन ने इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे बड़ा हिस्सा 542 करोड़ रुपए TMC को चंदे में दिए। एक और राज्य जहां वो घुसना चाहता था वो था आंध्र प्रदेश, जहां उसने अपने इलेक्टोरल बॉन्ड का तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा 149 करोड़ रुपए जगन मोहन रेड्डी को दे डाले और रेड्डी को लॉटरी पर से बैन हटाने के लिए लगभग मना ही लिया, लेकिन रेड्डी के सलाहकारों ने उन्हें रोक दिया। नहीं सर, इनसे महिला वोटरों की नजर में आपकी छवि खराब हो जाएगी। मार्टिन ने आज भी अपने दोस्त करुणानिधि के बेटे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को समर्थन देना जारी रखा है, 509 करोड़ रुपए देकर, जो कि उसके बॉन्ड का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा था। पर ED अभी भी मार्टिन के पीछे है, जिसने पिछले साल मई में उसकी 457 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी उसके सिक्किम सरकार के पैसे खाने वाले धोखाधड़ी मामले में। लेकिन वो फिर भी गिरफ्तार नहीं हुआ, कहीं इसलिए तो नहीं कि उसने 100 करोड़ रुपए बीजेपी को भी खिलाए 2021 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान। या हो सकता है वो इस बात का फायदा उठा रहा हो कि उसके परिवार वाले भी कई अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए थे। हमारे ये शाणे बिजनेसमैन लॉटरी के राजा मार्टिन इन्वेस्टर वाले मूल मंत्र पर चल रहे थे, हमेशा अपना दांव फैलाते रहो। कुछ ऐसी ही ऊंची उड़ान की कहानी हमारे दूसरे सबसे बड़े इलेक्टोरल बॉन्ड के डोनर PP रेड्डी की भी है, जो आंध्र प्रदेश में किसान के बेटे हुआ करते थे, लेकिन हमेशा अपनी किस्मत बदलने का सपना देखते हैं। 1989 में उन्होंने मात्र 5 लाख रुपए जुटाकर पाइप बनाने के लिए एक छोटा सा शेड डाला हैदराबाद के बालानगर में। 2 साल बाद उनके भतीजे की एंट्री हुई और वो छोटा सा शेड 10 सालों में एक बड़ी कंपनी मेघा इंजीनियरिंग में बदल गया। इसे 2004 में सबसे बड़ा बूस्ट मिला जब तब के अविभाजित आंध्र प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने कंपनी को 28 सिंचाई प्रोजेक्ट बनाने का जिम्मा दिया। हालांकि मेघा पर सबसे बड़ी कृपा KCR की BRS की थी, जिसे 1 लाख करोड़ के कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के जरिए मेघा ने करोड़ों अपनी जेब में डाले, पर वो इससे आखिरकार IT विभाग के जाल में उलझ गए टैक्स पेयरों के पैसों को हड़पने के आरोप पर। फिर जांच से बचने के लिए उसने 195 करोड़ तेलंगाना की BRS सरकार और 100 करोड़ कांग्रेस को खिलाए, जिनके बूते उन्हें 2020 में एक और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला कश्मीर और कारगिल के बीच जोजिला टनल बनाने का। भले ही काम धीरे चला, पर 12,000 फीट की ऊंचाई पर बन रहे इस अचंभे टनल की मदद से वो यूनियन रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी की अच्छी किताबों में आ गए। मेघा बहुत ही किफायती ढंग से इस मुश्किल प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। मेघा का बीजेपी के साथ रिश्ता और मजबूत हो गया जब उसने 159 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी के नाम किए और बदले में बीजेपी ने कई सारे रिफाइनरी प्रोजेक्ट मेघा के हवाले कर दिए। 2023 में भी बीजेपी के 149 करोड़ के बॉन्ड लेने के 1 महीने बाद मेघा ने थाने बोरेवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट जीत लिया। एनडीए की सत्ता वाली महाराष्ट्र में दोस्तों ये सिर्फ संयोग तो नहीं हो सकता ना। आज मेघा बहुत सारे राज्यों और देशों में मौजूद है और PP रेड्डी इतना अमीर बन चुका है कि उसने अपने लिए हीरो के आकार का घर बनाया। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा तीसरा बड़ा विवाद उदय कोटक और उसके बहुत ज्यादा सफल बैंक कोटक महिंद्रा को लेकर है। चलिए समझते हैं। उर्जित पटेल RBI के पिछले गवर्नर उदय कोटक पर दबाव डालते रहे कि वो बैंक में अपना शेयर 37% से घटाकर 15% कर दे नियमों के अनुसार, लेकिन ढीठ उदय कोटक ने सिर्फ 26% तक ही घटाया तो मामला बिगड़ गया और दिसंबर 2018 में कोटक RBI को घसीट कर कोर्ट ले गया। लेकिन फिर 1 साल बाद नए RBI गवर्नर शक्तिकांता दास ने कोर्ट के बाहर बैंक के साथ अचानक समझौता कर लिया। भाई मेरे को ना तेरा 26% शेयर चलेगा, और बिना कोई सफाई पेश किए सभी प्राइवेट बैंक के लिए कानून भी बदल दिए।
तो सवाल है कि आरबीआई का दिल क्यों बदला कोटक और बाकी बैंकों के लिए प्यार की तरफ। असल में समझौते के कुछ हफ्ते पहले कोटक की प्राइवेट फर्म ने 35 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे थे, जिसे बीजेपी ने बस 8 दिन पहले ही बना लिया था। कोटक ने यही चाल फिर से चली और 25 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड फिर से बीजेपी के खाते डाल दिए, 15 साल से ज्यादा तक सीईओ की कुर्सी पर मजे मारने के लिए। पर जैसे ही उसे लगा कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड के खेल ने उसे बचा दिया, तभी आरबीआई ने हाल ही में बैंक को ऑनलाइन नए कस्टमर लाने और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी। वोडाफोन आइडिया के केस में भी मालिक आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनियों ने भी बीजेपी पर 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स बरसाए, ताकि वो अपनी कंपनी के 16,000 करोड़ के कर्ज को सरकार की 33% हिस्सेदारी में बदलकर खुद को राहत दे सकें। इससे भी ज्यादा रहस्यमय बात तो ये है कि टॉप 200 डोनर में से 16 कंपनियों ने 710 करोड़ रुपए बांटे, जबकि उस टाइम उन्होंने इतना मुनाफा भी नहीं कमाया था। तो भैया पैसा आया कहां से? कुछ ऐसे ही क्विक सप्लाई चेन ने सिर्फ 109 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, लेकिन इससे 4 गुना ज्यादा 410 करोड़ रुपए का चंदा देकर वे तीसरे सबसे बड़े डोनर बन गए। दिलचस्प बात तो ये है कि इस कंपनी के कुछ डायरेक्टर्स कथित तौर पर रिलायंस ग्रुप में सीनियर एग्जीक्यूटिव भी हैं। इन पर एक और बड़ा इल्जाम है सेंट्रल एजेंसी को जबरन वसूली के लिए इस्तेमाल करना, क्योंकि टॉप 30 इलेक्टोरल बॉन्ड में से 14 पर सेंट्रल एजेंसियों का छापा पड़ा है। जैसे कि जब ईडी ने औरोबिंदो फार्मा के डायरेक्टर शरथ चंद्र रेड्डी को गिरफ्तार किया दिल्ली शराब घोटाले में, तब इस हैदराबाद की कंपनी ने 5 दिन बाद बीजेपी को 5 करोड़ रुपए से नवाजा। और इस चाल ने न सिर्फ रेड्डी को जेल से बाहर निकाला, बल्कि रेड्डी से ऐसे बयान दिलवाए जिसकी वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा। इस मुद्दे पर और बातें दिल्ली शराब घोटाले पर हमारी आने वाली एक वीडियो में। बात यही नहीं रुकी। नवयुग इंजीनियरिंग, जिस कंपनी ने उत्तरकाशी का अब बदनाम सिल्क यारा टनल बनाया, उसने भी बीजेपी को 55 करोड़ रुपए दिए। ये वही टनल था जिसका एक हिस्सा नवंबर 2023 में ढह गया था और 41 मजदूर उसके अंदर 17 दिन तक फंसे हुए थे, पर कंपनी के खिलाफ एक एफआईआर तक नहीं हुई। जब 2018 में पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पेश की, तो उस समय विपक्षी पार्टियों में से किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया था। ये तो एनजीओ, वामपंथी पार्टियों और कॉमोडोर लोकेश बत्रा जैसे एग्जीक्यूटिव की वजह से हुआ, जो लगातार याचिकाएं और आरटीआई दाखिल करते रहे। और सुप्रीम कोर्ट की जोरदार फटकार भी यहाँ काम आई, जिसने एसबीआई को बॉन्ड डेटा उगलने पर मजबूर किया। हाँ, वैसे कह सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड ने काले धन में लिपटे राजनीतिक डोनेशन की समस्या को कुछ हद तक हल करके उसे बैंकिंग सिस्टम में जरूर लाया, मगर अगर गौर से देखें तो ये भी वही 60 गांठ वाली भ्रष्टाचार की पुरानी शराब निकली, जिसे हमें एक नई चमकीली बोतल में परोसा गया। बिस्बो की शायरी। पार्टियों को दे रहे चंदा लॉटरी किंग, नेताओं के संग जुड़ी इनकी पक्की लिंक। इलेक्टोरल बॉन्ड है चंदे का ये नाम, पार्टियों से मतलब साधो, यही है इनका काम। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।